स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक। हमने जो सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी बुक्स की, उसमें आज हम लेके आए हैं क्लास 8th की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। हमने क्लास 6 और क्लास 7th की जो साइंस की बुक है उसके सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हम वीडियो में केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला बिंदु है, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। पिछले चैप्टर में हमने पौधों का जनन पढ़ा था कि पौधों में जनन किस प्रकार होता है। अब हम जंतुओं में जनन पढ़ रहे हैं तो पौधों में जनन 2 विधियों से 2 मेथड के द्वारा होता था और वही जनन यहाँ जंतुओं में भी 2 मेथड के द्वारा होता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम जो कठिन शब्द होते हैं उनका इंग्लिश वर्जन हम ब्रैकेट में आपको बता रहे हैं, तो आप इनको देखकर समझ सकते हैं। दूसरा बिंदु है, लैंगिक जनन करने वाले पौधों की तरह जंतुओं में भी नर अंग और मादा जनन अंग, कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग ये दोनों होते हैं। तो जैसे पौधों में होते थे मादा और नर, उसी प्रकार जंतुओं में भी मादा और नर जनन अंग पाए जाते हैं। नर और मादा युग्मक जो है वो संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिससे एक नए जीव का जन्म होता है, एक नया जीव उससे उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु है, एक मतलब जो नर जनन अंग हैं उन अंगों में एक जोड़ा वर्षण होता है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं तथा एक शिश्न या लिंग होता है, जो हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो ये तीनों चीज़ जो होती हैं ये नर जनन अंगों में पाई जाती हैं। वर्षण क्या काम करता है? वर्षण जो है ये नर युग्मक उत्पन्न करने का काम करता है और जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वो होते हैं। पर प्रत्येक में मतलब जो प्रत्येक शुक्राणु होता है उनमें एक सिर होता है, एक उसका मिडिल भाग होता है और एक उसकी पूंछ होती है। तो शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, पूंछ और मध्य का भाग। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। अब हम जो नर जनन अंग है उसके ये तीनों अंग आपको चित्र के माध्यम से दिखाने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं ये नर जनन अंग का है। तो ये हम ऊपर से दिखा रहे हैं। इसमें ये जो 2 नलिकाएं होती हैं इनको शुक्राणु नलिकाएं कहते हैं। फिर हम जैसे जैसे नीचे चलते हैं तो नीचे हमने जो इसका एक भाग शिश्न या लिंग पढ़ा था वो ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। और नीचे जो है इसमें आप ये जो गोल गोल आकृतियाँ देख रहे हो ये क्या है? वृषण है। तो ये तीनों पार्ट हमने अभी पढ़े हैं और ये हमने आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। फिर हमने पढ़ा था शुक्राणु के जो 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर हमने पढ़ा था सिर होता है, तो ऊपर सिर दे रखा है, बीच का जो मध्य भाग है ये दे रखा है और नीचे इसकी पूंछ दे रखी है। तो ये तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु में हम बात करते हैं मादा जननांग की। मादा जो जननांग है उनमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जैसे कि नर जननांग में हमने देखा था वर्षण, उसी प्रकार इसमें अंडाशय होता है।
और इसमें अंडवाहिनी, जिसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, वो भी पाए जाते हैं और उसी के साथ एक गर्भाशय होता है। तो यही 3 चीज़ें हमने नर जननांग में पढ़ी थी, वृषण, शुक्राणु नलिका और शिश्न। और यही हम मादा जननांग में 3 अंग पढ़ रहे हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। अंडाशय जो होता है ये मादा युग्मक उत्पन्न करने का काम करता है, जिसे अंडाणु या डिंब के नाम से जाना जाता है। तो इसको अंडाणु या डिंब कहते हैं। स्त्रियों में प्रति मास मतलब प्रति हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। तो ये हर महीने ये क्रिया होती है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। तो ये भी हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मादा जननांग। तो मादा जननांग में सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अंडाशय है जो हमने इसके 3 पार्ट पढ़े थे। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, गर्भाशय है। और ऊपर हम बात करें तो ये जो नलिकाएं हैं ऐसी दोनों तरफ, ये हैं अंडवाहिनी। तो हमने जो बिंदु अभी पढ़ा था उसका ये चित्र है। इस चित्र को देखकर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की बात करें, अभी हमने नर जननांग और मादा जननांग दोनों का अध्ययन कर लिया है और दोनों को अच्छी प्रकार से हमने समझ लिया है। अगला है जनन प्रक्रम में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है। तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है ये इसमें बताया गया है। निषेचन के समय ये दोनों जो हैं क्या क्या, अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के, नर और मादा दोनों के शुक्राणुओं का क्या होता है, संयोजन होता है, कम्युनिकेशन होता है, कॉम्बिनेशन दोनों में हो जाता है। और उससे क्या होता है, नई संतति मतलब नए जीव का जन्म होता है। और दोनों के लक्षण जो है वो इसमें वंशानुगत हेरिडिटी के अनुसार होते हैं। तो ये इसमें नई जो संतति है वो किस प्रकार उत्पन्न होती है ये इसमें बताया गया है। फिर हम आगे बात करें, मादा के शरीर में जो होने वाला निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो जो निषेचन होता है उसके 2 रूप होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो मादा के शरीर के अंदर जो निषेचन होगा वो आंतरिक निषेचन होगा। और शरीर के बाहर ये सिर्फ निषेचन किस में पाया जाता है, सिर्फ मादा में ही पाया जाता है। तो ये अंदर और बाहर दोनों साइड होता है। अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन और अगर बाहर होगा तो बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किस किस में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है और मुर्गी में पाया जाता है। तो कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंतरिक निषेचन किस किस में पाया जाता है या किस में नहीं पाया जाता। तो मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी इन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। अब हम बात करें बाह्य निषेचन की। तो मादा के शरीर के बाहर होने वाला जो निषेचन है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। ये किस किस में होता है, मेंढक में होता है, मछली में होता है, स्टारफिश में होता है और टोड में होता है। मतलब इनमें जो निषेचन का प्रक्रम है वो बाह्य होता है ना कि आंतरिक। तो इसमें आप समझ गए बाह्य निषेचन किस में होता है और आंतरिक निषेचन किस में होता है, दोनों में अंतर आप लगा सकते हैं। फिर हम बात करें, इन जो बाह्य निषेचन है इनके उदाहरण हमने देखे हैं। इनकी जोड़ी जो है वो पानी में जाकर सैकड़ों अंडे ये देते हैं। मतलब ये पहले पानी में जाकर बहुत सारे सैकड़ों मतलब 100 से ज़्यादा अंडे ये देते हैं। और जेली की जो परत है वो अंडों को एक साथ में ढके रखती है। मतलब जेली की जो थैलीनुमा परत होती है उसमें ये सारे अंडे समाये रहते हैं। नर क्या करता है, इस पर शुक्राणु छोड़ता है। मतलब ये जो अंडे की जो थैली है तो नर क्या करेगा, जैसे मेंढक, नर मछली, नर तारा मछली और नर टोड ये क्या करते हैं, उस पे जाकर शुक्राणु छोड़ेंगे। और शुक्राणु जो है वो लंबी पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं
और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार ये बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन तो आपने देख लिया, मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी में होता है। यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं ये बाह्य निषेचन का उदाहरण है। जो मेंढक है, जो मादा मेंढक है, वो पानी में जाकर अंडे देती है और वो जेली के अंदर वो अंडे समाये रहते हैं। जेली जो है उन अंडों को सुरक्षित रखती है और जो नर मेंढक होता है वो उस पर जाकर शुक्राणु छोड़ता है। तो ये आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये मेंढक के अंडे हैं जो जेली के अंदर बंद है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं जो मनुष्य होते हैं उसके जो अंडाणु है वो किस प्रकार होते हैं। तो इनके बीच में सेंटर में क्या होता है, केंद्र के पाया जाता है जिसमें ये अंडाणु होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं निषेचन का जो प्रक्रम है वो किस प्रकार होता है। मतलब जो अंडाणु है ये अंदर क्या है, अंडाणु है, और ये जो शुक्राणु है ये इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करते हैं, जिनके पूंछ, सिर और मध्य भाग होता है। और ये इनके अंदर जैसे प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, नए जीव का जन्म होता है। तो ये निषेचन का चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनता है वो इस प्रकार बनता है। इसमें संलयित केंद्रक ये इसके अंदर होता है, आप ये देख सकते हैं, और ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। आगे हम बात करें, अगला बिंदु है कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी क्या होती है, कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उससे क्या होता है, शुक्राणु जो है वो उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके बच्चे नहीं होते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, चिकित्सक क्या करते हैं, वो ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु इकट्ठे करके उचित माध्यम के द्वारा कुछ घंटों के लिए एक साथ उनको रखते हैं, जिससे क्या होता है, आविष्कार निषेचन हो सके और 1 सप्ताह तक युग्मनज जो है वो विकसित करने के बाद में मादा का जो गर्भाशय है उसमें वो डॉक्टर स्थापित कर देता है और उससे शिशु का जन्म होता है। मतलब कभी कभी अंडवाहिनी जो है महिलाओं की वो ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक जो डॉक्टर होता है वो किस माध्यम के द्वारा उनके शिशु उत्पन्न करने की प्रक्रिया वो करता है वो इसमें बताया गया है। मतलब वो नए शिशु का जन्म किस प्रकार एक डॉक्टर के माध्यम से होगा वो इसमें बताया गया है। इस तकनीक मतलब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जन्मा जो बच्चा है उसको परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो आपने बहुत जगह सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, तो वो इसमें बताया गया है। अगला जो बिंदु है वो है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। मतलब जो विकसित होकर क्या होगा, भ्रूण में वो बदल जाएगा। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में वो बदल जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में वो परिवर्तित हो जाते हैं। कौन, वो कोशिकाएं। इस संरचना को भ्रूण कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे भ्रूण क्या होता है और कैसे इसका निर्माण होता है। भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। मतलब वो गर्भाशय की दीवार के अंदर ही उसका विकास होता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप 3 चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में क्या होता है, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का जो विकास है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर क्या दिखाया गया है, इसमें ये गर्भाशय इसमें दिखाया गया है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इसमें रोपित भ्रूण, ये रोपित भ्रूण है और ये अंडोत्सर्ग यहाँ पर दिखाया गया है। ये अंडाशय है यहाँ पर, और ये इसमें आप देख सकते हैं युग्मनज यहाँ पर इसमें बनता है।
फिर हम दूसरे चित्र में बी वाले चित्र की बात करें तो इसमें दिखाया गया है कोशिकाओं का ये पिंड है, मतलब आवर्धित कोशिकाएं इसके अंतर्गत दिखाई गई हैं। तीसरे चित्र में आप देखें तो विकसित होता भ्रूण इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, और गर्भाशय भित्ति मतलब जो दीवार है जिसके अंदर जो भ्रूण विकसित होता है, रोपित जो होता है, वो इसमें दिखाया गया है कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपित होना, ये इस सी वाले चित्र में दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है गर्भाशय में भ्रूण का जो निरंतर विकास है वो होता रहता है, और धीरे धीरे जो शारीरिक अंग हैं जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान, ये सभी जो शारीरिक अंग हैं ये धीरे धीरे गर्भाशय में विकसित होने लगते हैं। भ्रूण में सभी जो शारीरिक भाग हैं उनकी पहचान होना गर्भ कहलाता है, मतलब इन सभी की पहचान धीरे धीरे होने लगती है, और जब इनकी पहचान हो जाती है तब उसको क्या कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है। उससे पहले पहचान नहीं होती है तब तक तो वो भ्रूण रहता है, और उसके बाद में वो गर्भ कहलाता है। जब गर्भ जो है वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो जो माँ है वो एक नवजात शिशु को जन्म देती है। जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और वो गर्भ पूर्ण विकसित हो जाएगा तो माँ के द्वारा एक नए बच्चे को जन्म दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया इसमें बताई गई है। अगला बिंदु है निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज क्या होते हैं, वो लगातार विभाजित होते हैं, डिवाइड वो होते रहते हैं, और अंडवाहिनी में वो नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इस पर सुरक्षित जो परत है, सेफ जो लेयर है, वो चढ़ती जाती है। जैसे कि हम बात करें मुर्गी का अंडा, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुर्गी का अंडा है, क्योंकि उसके बाहर की तरफ कठोर परत होती है और अंदर उसमें भ्रूण होता है। अंडे का जो कठोर कवच होता है वो पूर्णतः विकसित होने के बाद में मुर्गी जो है वो अंडे का निर्मोचन करती है, मतलब उसके बाद में उसमें चूजा बाहर निकलता है। अंडे से चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 3 सप्ताह में 21 दिन हो जाएंगे, तो लगभग 21 दिनों के बाद में उस अंडे से चूजा बाहर निकलेगा। मुर्गी जो है वो अपने अंडों को अपने पंखों के द्वारा ऊष्मा प्रदान करती है, मतलब वो अपने पंखों से उन अंडों को सेती है, गर्मी उनको हीट देती है, और उनसे एक चूजे का निर्माण होता है। अगला बिंदु है बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में जो भ्रूण है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। तो ये बाह्य निषेचन वाले जो जीव हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनमें जो भ्रूण है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूरा होने पर अंडजोत्पत्ति होती है, मतलब जो अंडज है उसकी उत्पत्ति भ्रूण के पूर्ण विकसित होने के बाद में होती है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे एक मादा जो है उसके गर्भाशय में जो भ्रूण है उसका विकास किस प्रकार होता है। तो ये आप गर्भाशय का चित्र देख सकते हैं, और इसके अंदर ये भ्रूण विकसित हो रहा है, और जैसे ये पूर्णतः विकसित हो जाएगा उसके बाद में मादा जो है वो उस बच्चे को जन्म देगी। तो यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से जो हमने बिंदु बताया था उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला बिंदु है जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको जरायुज जंतु कहा जाता है, मतलब कुछ जंतु तो अंडों के माध्यम से बच्चे उत्पन्न करते हैं, और कुछ जंतु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य, तो वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। और ऐसे जंतु जो अंडों के माध्यम से बच्चे उत्पन्न करते हैं वो अंडप्रजक कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कुछ तो अंडों के माध्यम से बच्चे, कुछ में तो अंडों के माध्यम से बच्चों की उत्पत्ति होती है, और कोई सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं। अगला बिंदु है नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक ग्रोथ करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क
नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक वो एडल्ट नहीं होंगे तब तक वो ग्रोथ करते जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मेंढक की अवस्था या मेंढक के जो चरण हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेंढक क्या देगा, अंडा, बाद में उससे टेडपोल का निर्माण होगा, लार्वे का निर्माण होगा और फिर वो धीरे धीरे वयस्क बन जाएगा। तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, मगर उससे पहले हम एक बिंदु और देख लेते हैं। मतलब कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में जो रूपांतरण है वो कायांतरण कहलाता है। अब हम मेंढक की अवस्था के चरण आपको दिखाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो मेंढक के जीवन चक्र का चित्र है। सबसे पहले अंडे होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडे हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है, टेडपोल का निर्माण होता है अंडों के बाद में। तो इस प्रकार टेडपोल की संरचना होती है। उसके बाद में टेडपोल का और रूपांतरण हो जाता है, उसमें और परिवर्तन होते हैं और उसके बाद में वो वयस्क बन जाता है। तो वयस्क मेंढक इस प्रकार होता है। तो इसका ये जीवन चक्र है। सबसे पहले अंडे से टेडपोल का निर्माण, टेडपोल का विकास और फिर धीरे धीरे वो वयस्क बन जाता है। तो ये यहाँ पर आप मेंढक का जीवन चक्र देखकर समझ गए होंगे। अगला बिंदु है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार हमें दिखाई देते हैं। वो उभार क्या करते हैं, वो उभार नए जीव होते हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध्व से नए जीव का विकास हो जाता है। उदर्ध से नए जीव का इसमें जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो इसमें होता है। अगला बिंदु है, जिस जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब केवल एक जीव से ही, केवल एक ही जनक उसके द्वारा एक जीव का जन्म होता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका उदाहरण हमने हाइड्रा में देख लिया। हाइड्रा में मुकुल के द्वारा, मतलब जो एक जनक मुकुल है उसके द्वारा ही नया जीव विकसित होता है और जो नया जीव विकसित होगा उसका जो जनन होगा उसको मुकुलन कहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से आपको इसे दिखाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। सबसे पहला स्टेप इसका ये है। उसके बाद में इसमें धीरे धीरे यहाँ आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रहा है और फिर यहाँ देखेंगे इसमें एक नए जीव का जन्म इसमें हो रहा है। तो ये हाइड्रा में मुकुलन का चित्र आप देखकर समझ गए होंगे जो हमने अभी बिंदु बताया है। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है, अमीबा में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो हमने अभी हाइड्रा में पढ़ा है, अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा जो है वो एक कोशिका होता है। इसमें जो केंद्रक होता है उसके दो भाग होते हैं, वो दो भागों में विभाजित होता है और उन विभाजन से उसकी जनन क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद में इसकी जो कोशिका है, जो सेल है, वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में वो बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं, दो अमीबा का निर्माण होता है। फिर हम अगला बिंदु की बात करें, जिस अलैंगिक जनन में जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करेगा वो द्विखंडन कहलाता है। तो ये इसका हम चित्र आपको अभी दिखाने वाले हैं, द्विखंडन क्या होता है और ये अमीबा में किस प्रकार पाया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो अमीबा का है और इसमें द्विखंडन विधि से जनन किस प्रकार होता है ये इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले ए भाग में अमीबा दिखाया गया है, फिर बी भाग में इसकी आगे की संरचना बढ़ रही है, मतलब इसका जो केंद्रक है वो विभाजित हो रहा है। पहले एक केंद्रक था, अब इसमें दो केंद्रक पाए गए, मतलब जो केंद्रक हैं उनका डिवाइडेशन इसमें हो जाता है। फिर जैसे ही हम सी वाली प्रक्रिया में चलते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जैसे ही डी वाली प्रक्रिया में चलते हैं तो नई संतति का निर्माण होता है। दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं और दोनों में एक एक केंद्रक इसमें पाया जाता है। अगला बिंदु है
किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्लोनिंग कहलाती है। मतलब समरूप उसी के जैसा। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे इयान विल्मट, और उनके सहयोगी थे एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में। उन्होंने ये क्लोनिंग विधि शुरू की थी। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन किया था और उस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली। इस डॉली जो भेड़ है इसका जन्म, मतलब इसकी जो क्लोनिंग की थी वो 5 जुलाई 1996 को इस डॉली का जन्म उन्होंने करवाया था। यह क्लोन किया जाने वाला प्रथम स्तनधारी जीव था। तो स्तनधारी जो प्रथम जीव था जिसकी क्लोनिंग हुई थी वो डॉली भेड़ थी। फेफड़ा रोग, मतलब इस डॉली जो भेड़ है इसमें फेफड़ा रोग हो गया था, जिसके कारण इस भेड़ की 14 फरवरी 2003 को डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसका भी हम आपको चित्र दिखाएंगे, मगर उससे पहले एक बिंदु हम और देख लेते हैं। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक एक मादा भेड़ की जो स्तन ग्रंथि है उससे एक कोशिका जो है वो एकत्र की गई थी। मतलब इसकी क्लोनिंग किस प्रकार की गई थी, जो फिन डॉर्सेट मादा भेड़ थी उसकी एक कोशिका इसमें ली गई थी। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। ये एक अलग भेड़ थी। तो इन दोनों भेड़ों से एक से तो एक अंड कोशिका और एक से एक कोशिका इकट्ठी की गई थी, और उसके बाद में डॉली का जन्म हुआ था। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। फिर डॉर्सेट भेड़ की जो स्तन ग्रंथि है उससे ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस जो ईव है उसकी केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया, उसको उसमें स्थानांतरित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन जो है वो सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ था। तो डॉली की जो क्लोनिंग की थी वो कौन कौन सी भेड़ों से की थी वो सब कुछ यहाँ पर किया गया। कब डॉली का जन्म हुआ और कब उसकी मृत्यु हुई, किस कारण उसकी मृत्यु हुई और किस भेड़ से कौन सी ग्रंथि ली गई, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब हम इन तीनों भेड़ों का चित्र आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीनों भेड़ हैं। सबसे पहले ये जो भेड़ है आप देख रहे हैं ये है फिन डॉर्सेट भेड़। दूसरी जो भेड़ यहाँ आप देख रहे हैं स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। फिर तीसरी भेड़ है, इन दोनों भेड़ों से जो कोशिकाएं संग्रहित की गई वो तीसरी भेड़ जो है उसकी क्लोनिंग इन दोनों भेड़ों के माध्यम से की गई थी। इस तीसरी भेड़ का नाम है डॉली। इसका जन्म इन दोनों के कारण ही हुआ है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।